Good afternoon, everyone. Today is 8th of April, and these are the 5 articles that we are going to discuss. ये आर्टिकल जो है ये आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से चूज किया गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जैसे कि आपको पता है कि हर CNA के इसमें हम हर रोज 10 MCQs डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से. इसमें भी 10 MCQs होंगे. हर आर्टिकल के 2 MCQs होंगे. एक थोड़ा सिंपल होगा, एक थोड़ा डिफिकल्ट होगा. जो 5 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहला आर्टिकल एनवायरमेंट इकोलॉजी से है. इट डील्स विथ क्लाइमेट चेंज एज अ पब्लिक हेल्थ हजार्ड. दूसरा जो है वो फिशरीज सेक्टर से है. एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एक्सेट्रा. इसमें फिशरीज में बहुत बड़ा पोटेंशियल है एग्रीकल्चरल GDP में कंट्रीब्यूट करने का. सो विल बी स्टडिंग दैट. थर्ड आर्टिकल चाइना पाकिस्तान पीस प्लान के बारे में. वी वर ऑक्यूपाइड विथ ईरान, इजराइल एक्सेट्रा, बट इस दौरान चाइना पाकिस्तान का एक पीस प्लान आया. विल इवेल्युएट दैट. फोर्थ जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में वी हैव अचीव्ड क्रिटिकल माइलस्टोन. सो वी वुड बी डिस्कसिंग इंडिया का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर which has achieved criticality. And in the last article we would be discussing Indian soft shell turtles. ये biodiversity conservation के साइड से है. Before we start further, let me just remind you of few important announcements. The first one is GS Foundation batch. This foundation batch is specifically well suited for those who are working professionals, क्योंकि इसमें आप अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से एज पर योर प्रेफरेंस यू कैन सिलेक्ट एनी टाइम स्लॉट आउट ऑफ दिस 4. मोर ओवर इस फाउंडेशन बैच में लेक्चर्स जो है वो बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में होंगे, मीनिंग हाइब्रिड मोड में ये होंगे. जनवरी का बैच 27 जनवरी को स्टार्ट हुआ. अप्रैल का बैच अब शुरू होगा. For further details, you can contact on number mentioned on your screen. This is regarding Prefit ecosystem. ये एक MCQ based ecosystem develop किया, under which we would be providing 15,000 MCQs. इन MCQs को 2 सेक्शन में डिवाइडेड है. एक फ्री है 3,000 प्लस MCQ on YouTube and 12,000 MCQs as a part of paid course. ये जो 12,000 MCQs है वो 120 फुल लेंथ टेस्ट के फॉर्मेट में है. एंड आउट ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली 30 प्लस आर इजी, 30 प्लस आर मॉडरेट एंड 30 आर डिफिकल्ट टेस्ट. बियॉन्ड दिस 90 टेस्ट वी ऑल्सो हैव 30 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के होंगे. देन देयर विल बी 10 फुल लेंथ टेस्ट जो PYQ के सिमुलेशन के फॉर्मेट में होंगे एंड 10 टेस्ट होंगे जो CSAT से होंगे. ये सारा जो पेड कोर्स का पार्ट है इट इज अवेलेबल इन एसमिस एज वेल एज इन इंग्लिश. ये नाउ अवेलेबल एट 7,999 ओनली. अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन्स. इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च होगा. उसके डिटेल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. यू कैन डाउनलोड दिस PDF and MCQs or Prefit questions by downloading the application by scanning this QR code. Let's get started. First is declaring climate change as a public health emergency. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स से शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है. क्लाइमेट चेंज ये है एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स. जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुए थे दैट इज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ दिस चेंज एंड इट हैज नाउ इमर्ज्ड एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल इशू. अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब जब डिक्लेयर होती है तो उसके वो द पर्पस ऑफ इट इज टू गार्नर द अटेंशन ऑफ अ लार्जर पब्लिक. इसके कुछ एविडेंसेस देख लेते हैं. इंडिया में डिसीज पैटर्न शिफ्ट हुआ है, मीनिंग
पहले डेंगू का पीक जो था वो सितंबर तक आता था, अब वो नवंबर में आता है। तो ये 2 महीने डिले कैसे हुआ है? क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज हुआ। दूसरा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, मतलब ऊंचाई वाले लोकेशन पे नहीं होता था, अब वो वहां पर भी फैल रहा है। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज के जो ऊंचे जगह थे वहां पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। थर्ड, पोल्यूशन का इंक्रीज हुआ है। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.45 था, जो विच हैज द पोटेंशियल टू डैमेज द ऑर्गन्स, वो भी बढ़ रहा है। देन फोर्थ इज मोर्टेलिटी, मतलब मृत्यु हीट के वजह से होने वाला है। रात को जितना ज्यादा हाई नाइट टेम्परेचर जो होता है, दैट लीड्स टू नॉट रिकवरी एंड लीडिंग टू डेथ। अब ये जो क्राइसिस हुआ, इसके ड्राइवर्स क्या क्या है? फर्स्ट, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। मतलब जो अर्बनाइजेशन जो हुआ है उसमें कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा है, सीमेंट का बहुत यूज होता है। तो ये जो सीमेंट होते हैं वो हीट को ट्रैप कर लेता है और बहुत स्लोली रिलीज करता है। सो इट increases the temperature of urban centers, and that eventually leads to trapping of heat, leading to urban heat island effect. दूसरा, sanitation breakdown, flooding होता है तो that leads to waterborne diseases. फिर we also have feedback loop, meaning अगर आप एसी का यूसेज बढ़ा देते हो तो उसके वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है तो उससे वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो और एसी यूज बढ़ता है। सो इट्स अ विशियस साइकिल। फोर्थ, वाटर स्कार्सिटी, मतलब जो अनसेफ वाटर है, दैट लीड्स टू डायरियल डिसीजेस। And the last one is agricultural disruption, crop loss leading to malnutrition. अब हेल्थ इंप्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, जीका है, ये बढ़ते ही जा रहा है। दूसरा जो है वो है क्रोनिक डिसीजेस, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो बढ़ने से हार्ट, लंग, किडनी के डैमेजेस होता है। देन वी ऑल्सो हैव इश्यूज रिलेटेड टू इन्फेंट एंड मैटरनल रिस्क, है ना, क्योंकि प्री टर्म बर्थ हो जाता है, मतलब प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। बर्थ के टाइम पे वेट जो है वो लो होता है, हीट स्ट्रेस है, किडनी डिसीजेस है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। एंड ऑल दिस हेल्थ इम्प्लीकेशंस आर कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। दिस ऑल्सो लीड्स टू न्यूट्रिशन क्राइसिस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की वजह से क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाता है, क्रॉप का यील्ड कम हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट होता है, इट ऑल लीड्स टू न्यूट्रिशन क्राइसिस। By declaring it as public health emergency, इसका significance है कि it now redefines the climate change, because we need to look at it as a matter of survival, a human survival issue. This links environment with health and economy, and also it warrants interdisciplinary policy approach. So what is the way out in this situation? First, एक हमको क्लाइमेट रेजिलेंट हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना होगा, जिसमें हीट वेव या फुल फ्लड प्रिपेयर्डनेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना जरूरी होगा। दूसरा, वी विल नीड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जिसमें डिसीज प्रेडिक्शन हो, अलर्ट्स हो, एक्सेट्रा। थर्ड, अर्बन हीट आइलैंड के सिचुएशन में वी नीड अ मैकेनिज्म टू कूल दैट इफेक्ट, मीनिंग लाइक we'll need cool roofs, urban forests, etc. We will also need clean energy transition to reduce the fossil fuel dependence. To conclude, ये climate change is no longer a distant ecological concern, but it has become a present day public health crisis, demanding urgent integration of health policy with climate action. First MCQ, climate change as a public health emergency primarily affects which of the following? A, only environment, only agriculture, human health and disease pattern, or biodiversity. It actually impacts everything, but इस case में C is the correct answer. Second MCQ, which of the following are impacts of climate change on health? First, expansion of vector-borne diseases, yes.
Increase in PM 2.5 related diseases, yes. And reduction in heat stress, no. It has increased, heat stress has increased. Answer is B, 1 and 2 only. Let's jump on to the second article. Second article is regarding India's fisheries sector. फिशरीज सेक्टर जीडीपी का, एग्रीकल्चर जीडीपी का इंटीग्रल पार्ट है. फिशरी सेक्टर जो है इट्स लाइक एडिशन टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसमें सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये सब आता है. एनीवेज, फिशरीज रेफर्स टू द सेक्टर वेयर फिश आर प्रोड्यूस्ड and utilized. It refers to the transformation of fisheries into technology driven and organized sector. अभी तो largely unorganized sector में है fishery. It focuses on both blue economy plus development of value chain addition. And third, it aims at economic growth plus livelihood security for 3 crore fisheries. मतलब fishes जो fish पकड़ते हैं, ऐसे लगभग 3 करोड़ लोग इंडिया में हैं. Before entering into the details, let's see few facts. इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है. लगभग वर्ल्ड प्रोडक्शन का 8% जो है वो इंडिया से होता है. पिछले एक दशक में, लास्ट 1 डेकेड में, इंडिया हैज सीन 106% ऑफ इंक्रीज, एंड उसमें से लगभग हर साल 65,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है. अगर एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीडीपी अगर आप देखोगे, उसमें लगभग 7.5% सिर्फ फिशरीज अकेले से आता है. अब इसका पोटेंशियल समझते हैं. जो इनलैंड रिसोर्सेस है वो, उसमें लगभग 32 लाख हेक्टेयर्स का रिजर्वायर है. मतलब जो मीठा पानी का मछली होता है वो. जो मरीन है वो कोस्ट लाइन में लगभग 11,000 किलोमीटर का है, और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं EEZ, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो फिशरीज होता है वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करने का अथॉरिटी या राइट ये उस कंट्री का होता है. सो वी हैव अथॉरिटी ओवर 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. थर्ड इज अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन. It is the fisheries are, or the fish are affordable protein source. And D, it's about employment. It supports roughly 3 crore livelihoods. की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है 20,050 करोड़ की. दूसरा जो है वो KCC एक्सपांशन है, किसान क्रेडिट कार्ड. अब ये किसान क्रेडिट कार्ड अब फिशरीज को भी क्रेडिट मिलता है इसमें. फिर NFDP है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी और बेनिफिट्स मिलता है. देन वी आल्सो हैव FIDF, दैट इज फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. अब फिशरी सेक्टर में कुछ पेक्युलर चैलेंजेस है. पहला चैलेंज है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, क्योंकि आप फिश पकड़ तो लेते हो लेकिन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज अगर अच्छे नहीं है, सो दैट कैप्चर गेट्स वेस्टेड. दूसरा, क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट, मतलब साइक्लोन आ जाता है, सी वार्मिंग होता है, तो इट इम्पैक्ट्स द प्रोडक्शन. थर्ड इज लो प्रोडक्टिविटी. फोर्थ, देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे ओवर फिशिंग हो जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए वहां पे थ्रेट पैदा हो जाता है. एंड देन important issue is of financial exclusion, because most of the fishers are dependent on money lenders. Although मतलब किसान क्रेडिट कार्ड में फिशरीज को इंक्लूड किया गया है, उसको एक्सपांड किया गया है, yet still they have to depend on money lenders. Way forward, obviously हमको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा. मतलब बायोफ्लॉक हो या RAS सिस्टम्स हो, या जो कोल्ड चेन्स या हार्बर्स है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना होगा. फिर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही एकदम डीप सी में जाकर फिशिंग को पुश देना होगा, सो दैट जो कोस्टल वाटर्स होता है उसके ऊपर का प्रेशर रिड्यूस हो जाए. एंड FFPO को स्ट्रेंथन करना होगा. फार्मर्स प्रोड्यूसर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है
उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो कलेक्टिव हो जाएगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। अब इस सबका सिग्निफिकेंस क्या है? एक, सबसे पहले तो ये ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। दूसरा, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उसको ये एनहांस करेगा। थर्ड, एक्सपोर्ट ग्रोथ जो होती है उसको प्रमोट करेगा। एंड चौथा, जो इंक्लूसिव रूरल लाइवलीहुड्स है उसको सपोर्ट करेगा। सो लेट्स जंप ऑन टू दी MCQs. India's fisheries sector contributes approximately to what percentage to agriculture's gross value addition GDP? The answer is C, 7.5%, 7.43%. Second MCQ, which of the following initiatives are related to fisheries? PMMSY, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, yes. NFDP, National Fisheries Development Fund, again ये भी है। एंड PM कुसुम, कुसुम जो है वो सोलर इससे रिलेटेड है, तो कुसुम नहीं है, सिर्फ 1 and 2 ओनली। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, दैट इज चाइना पाकिस्तान पीस प्लान। ये चाइना पाकिस्तान पीस प्लान एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जॉइंट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है चाइना और पाकिस्तान का, और इसका पर्पस है जो वेस्ट एशिया में रशिया एंड ईरान के बीच में ईरान, इजराइल और US के बीच में जो चल रहा है उसके टेंशन को डीएस्केलेट करना। इनफैक्ट इट इज नॉट अ फाइनल पीस सेटलमेंट, ये बस एक क्राइसिस को मैनेज करने का एक फ्रेमवर्क है। हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट? अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ फ्रेमवर्क है, ये फाइनल नहीं है। जब फाइनल पीस अकॉर्ड आ जाएगा तब वी विल डिस्कस इट, बट क्विकली विल रन थ्रू इट। इसका पर्पस है टू एंश्योर इमीडिएट सीजफायर, टू प्रोटेक्ट ग्लोबल शिपिंग राउट। जैसे आप जानते हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इट हैज बीन इम्पैक्टेड। थर्ड जो है ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को फैसिलिटेट करना, एंड जो मल्टीलैटरल डायलॉग है जो यूनाइटेड नेशंस लेड होगा उसको प्रमोट करना। इसमें की फीचर्स, इसमें सीज फायर के बारे में बात की है, इमीडिएट हॉल्ट देना है हॉस्टिलिटीज को, देन मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की है, बी इट बाबल मंदब और बी इट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दे हैव आल्सो स्पोकन अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स सो दैट जो सिविलियंस है जो इनको जिन पर इम्पैक्ट हो रहा है उनको सेफली मदद पहुंचाई जाए। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, मतलब UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके थ्रू डायलॉग कराना इसका वन ऑफ द फीचर्स है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज सॉवरेनिटी प्रिंसिपल, मतलब जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस ना किया जाए, नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल। एंड लास्ट वन इज ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी, meaning rise of non-Western actors in conflict resolution. अब इसका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली जिस तरीके से टर्मोइल से वर्ल्ड गुजर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका हाई सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, जो ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लाई रूट है उसको स्टेबलाइज करना, जो मैरीटाइम ट्रेड में डिस्ट्रप्शंस हुए हैं बिकॉज ऑफ चोकिंग ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको रोकना, ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। फिर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखना, मतलब चाइना का जो डिप्लोमेटिक रोल है उसका एक्सपांशन करना, एंड एक हद तक पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है उसको बढ़ाना। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कंसर्न्स टू इट। फर्स्ट, एक इसमें एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। दूसरा, जियोपॉलिटिकल बायस परसेप्शन दिखाई देता है। फिर मेजर पावर जो है उनके एक्सेप्टेंस पे डिपेंडेंसी है पूरा, एंड ये बहुत ही ज्यादा टेम्पररी सोल्यूशन है, ये कोई स्ट्रक्चरल आउटकम नहीं है। फर्स्ट MCQ, द चाइना पाकिस्तान पीस प्लान प्राइमरीली फोकसेस ऑन, आंसर इज C, conflict de-escalation in West Asia. Second MCQ, which of the following choke points are relevant to the plan? Strait of Hormuz, Bab al-Mandab और Malacca Strait. Answer is 1 and 2. Malacca Strait जो है वो इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार सी के पास में। Answer is 1 and 2 B.
let's jump on to the next article. We all are familiar with India's nuclear capabilities, especially यहाँ पे हम सिविल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं. सो इंडिया ने कल्पकम जो है तमिलनाडु में, वहां पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है FBR, इसका प्रोटोटाइप को क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया. अब FBR क्या है, इसके बारे में जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे वैसे वैसे मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, बट इतना समझ लीजिए कि ये हायर लेवल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें आप जितना फ्यूल यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उससे ज्यादा फ्यूल वो फिर से रिप्रोड्यूस करके देता है. इट्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग फ्यूल, बट इसके डिटेल्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इसके बाहर आएंगे. इसको डेवलप किया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने, and it actually marks India's entry into stage 2 of nuclear program. अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कुछ की कॉन्सेप्ट देखते हैं. फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स. दूसरा, ये फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज करता है, इसमें कोई भी मॉडरेटर का यूज नहीं होता है. थर्ड, सेकेंड एस्पेक्ट क्रिटिकलिटी का, इट्स अ स्टेज जहां पर इट्स अ स्टेज वेयर चेन रिएक्शन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग, विच इंप्लाइज कि आपको फिर से उसमें फ्यूल ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. ये एक एक्चुअल पावर जनरेशन से पहले का फाइनल स्टेप होता है. अब ये काम कैसे करता है, इसमें यूज होता है यूरेनियम प्लूटोनियम, मतलब मॉक्स फ्यूल कहा जाता है, MOX फ्यूल. इट्स अ ब्लेंड ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम. इसमें यूरेनियम 238 जो है वो यूज होता है. ये न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करने के बाद ये बन जाता है प्लूटोनियम 239. 238 से 239, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बन जाता है. इसमें जो कूलेंट यूज होता है वो होता है लिक्विड सोडियम. अब लिक्विड सोडियम यूज करने की वजह से होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन्स का एब्सॉर्प्शन है, न्यूट्रॉन्स का रिलीज है, इसमें से कोई भी चीज को वो स्लो नहीं करता है. अब इससे एनर्जी कैसे जनरेट होगी, फर्स्ट हीट जनरेट करेगा ये रिएक्शन, इस हीट से स्टीम बनाई जाएगी. ये स्टीम जो है टरबाइन को रोटेट करेगी और टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. अब इसका पर्पस है सरप्लस न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करना, प्लूटोनियम 239 को, और थोरियम बेस्ड जो स्टेज 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एनेबल करना. एंड इफ वी आर एबल टू अचीव दिस, देन इट विल प्रोवाइड अस लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी. इसके की फीचर्स क्या है, एक तो ये बाहर से ली हुई टेक्नोलॉजी नहीं, इट्स एन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी. दूसरा, मॉक्स फ्यूल यूटिलाइजेशन होता है यूरेनियम थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम का. इसमें सेफ्टी सिस्टम जो है वो पैसिव है, एंड इसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज वेरी हाई. नाउ दिस achievement is very significant because it represents the strategic milestone. This has enabled our entry into a second stage of nuclear program. दूसरा, ये obviously energy security मिलता है क्योंकि ये यूरेनियम लिमिटेड है, तो उससे वो it extracts more energy from limited uranium. थर्ड, थोरियम ट्रांजिशन, क्योंकि इंडिया का जो थोरियम रिजर्व है वो बहुत है, and we need to utilize this thorium. For that, we need to reach to the stage 3, and that's where this becomes critical. This criticality at stage 2 becomes important. Fourth is technological capability. जो indigenous nuclear expertise है उसको ये strengthen कर देता है. पहले अब क्विकली इंडिया के 3 स्टेज देखते हैं. पहला है PSWR जो यूरेनियम बेस्ड है. सेकंड स्टेज जो है FBR जो अभी हुआ है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें प्लूटोनियम यूज होगा, यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 MOX फ्यूल. एंड थर्ड स्टेज जो है वो थोरियम है, जिसमें यूरेनियम 233 प्रोड्यूस किया जाएगा थोरियम से. अब स्टेज 3 तक जाने के लिए टाइम है, बट अभी हम लोग बिगेस्ट थिंग इज कि वी हैव अचीव्ड स्टेज 2 का क्रिटिकलिटी. फर्स्ट MCQ, फास्ट breeder reactor is characterized by A. using slow neutrons, B. producing less fuel than consumed, producing more fissile material than it consumes, and D. using only thorium. Answer is C. It produces more fissile material
than it consumes. Second MCQ, which of the following statements are correct? PFBR uses liquid sodium as a coolant. Correct. It is a part of stage 2 of India's nuclear program. Correct. It uses heavy water as a moderator. No, it does not use heavy water as moderator. Answer is A, 1 and 2 only. Let's jump on to the final article of the day. ये बायोडाइवर्सिटी के डोमेन से है. ये बस क्विकली हम गो थ्रू करेंगे. इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल. ये एक फ्रेश वाटर टर्टल है और ये मेजर रिवर सिस्टम जैसे कि गंगा है, सिंधु है, मतलब इंडस है या महानदी, इन रिवर में मिलता है. बहुत बड़ा होता है ये एंड उसका शेल जो है वो सॉफ्ट होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है. ये IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है. इंडिया के लॉज के थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, साइट्स में भी प्रोटेक्टेड है. इट इंडिकेट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अ स्पीशी कैन गेट. ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में मिलता है और जो डीप मडी रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं, उसमें मिल जाता है. उसका जो शेल है वो लेदर जैसा सॉफ्ट होता है. इसके अंदर बाकी के टर्टल जैसा जो हार्ड स्क्यूट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे. उसका नोज जो है वो स्नाउट लाइक होता है बिकॉज पानी के अंदर उनको ब्रीथ करने में इससे मदद होती है. अप्रोक्सीमेटली 94 सेंटीमीटर का इसका कैरपेस हो जाता है. बेसिकली मीडियम साइज का है ये. इसका सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली इकोलॉजिकल रोल है. इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल स्कैवेंजर एंड इट क्लीन्स रिवर बाय कंज्यूमिंग डेड मैटर. It also acts like a bioindicator species because it reflects the health of freshwater ecosystem. इसके थ्रेट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, रिवर पोल्यूशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है एंड सुपरस्टिशंस. क्योंकि ऐसे ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इस कछुए को, इस टर्टल को, सॉफ्ट शेल टर्टल को 20 नख होता है, मतलब नाखून जो होता है वो 20 होता है. 12 क्लॉ वाला एक मिथ है जो इसके बारे में फेमस है एंड दैट increases its demand in black market. So first MCQ, Indian soft shell turtle is protected under Schedule 1. Highest level of protection इसको दिया गया. Second MCQ, which of the following statements are correct? It has hard bony shell. No, it has soft leathery shell. Second, it is found in Ganga river system. Yes, it is omnivorous. Answer is 2 and 3 only. ये स्मार्ट बुक्स हैं CSAP के विच आर नाउ अवेलेबल एट डिस्काउंटेड प्राइस. ये अब एसएमएस ट्रांसक्रिप्ट में भी अवेलेबल है. सो दोज ऑफ यू हु विश टू स्टडी इन एसएमएस मीडियम, एसएमएस स्क्रिप्ट आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शन है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. सी यू.